नमस्कार सभी को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 12 नंबर के पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में आप और हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गुणसूत्र के आनुवांशिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। भाई ये क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है, क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी से पूर्व क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। 1865 में मेंडल साइंटिस्ट जो थे, मेंडल साइंटिस्ट ने बताया कि हेरिडिटी कैरेक्टर, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन मुख्य रूप से जाते हैं। और वह किसके माध्यम से जाते हैं? उन्होंने बताया कि एक कारक, उन्होंने क्या कहा कि एक ये कारक है, ये कारक यानी कि सीधे सीधे फैक्टर, यह फैक्टर है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कर रहा है। ऐसा मुख्य रूप से मेंडल ने बताया। इसके बाद 1900 में जब इनसे संबंधित अन्य खोजें हुई, क्या 1900 में इनसे संबंधित जो अन्य खोजें हुई उनके माध्यम से यही पता चला। तो 1865 और 1900 के बीच में विभिन्न साइंटिस्ट आए, जिन साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण खोजें की। उन खोजों के माध्यम से, उन खोजों की सहायता से सटन और बॉवेरी, कौन से साइंटिस्ट थे? सटन एंड बॉवेरी साइंटिस्ट ने 1902 में इस क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इस क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? सटन एंड बॉवेरी साइंटिस्ट ने 1902 में मुख्य रूप से प्रतिपादन किया था। लेकिन इनका सहयोग, मतलब या ये कहा जाए कि विस्तार रूप से जो प्रस्तुत किया गया था, विस्तार किसने किया था? मॉर्गन ने। इस क्रोमोसोमल थ्योरी का किसने किया था? मॉर्गन ने किया। स्टुटवार्ट ने किया मुख्य रूप से। और इसके साथ ब्रिजेस, तीन ये साइंटिस्ट थे, मॉर्गन, स्टुटवार्ट और ब्रिजेस साइंटिस्ट थे। इन्होंने मुख्य रूप से क्रोमोसोमल थ्योरी का विस्तार पूर्वक मुख्य रूप से बताया था। तो यानी प्रतिपादन किसने किया? शटन एंड बॉवेरी ने किया। और विस्तार पूर्वक बताने वाले वैज्ञानिक थे मॉर्गन, स्टुटवार्ट एंड ब्रिजेस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसके बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया। लेकिन इससे पूर्व कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रकार की बातें कही या इस प्रकार की खोज की, जिनके कारण मुख्य रूप से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के प्रतिपादन में सहयोग मिला। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे देख लें। स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1875 में मुख्य रूप से क्रोमोसोम की खोज की थी। स्ट्रास, पूरा नाम नहीं लिख पाया, बर्गर, स्ट्रासबर्गर ने 1875 में मुख्य रूप से क्रोमोसोम की खोज की थी। फिर वाल्डेयर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1888 में क्रोमोसोम नाम दिया था। क्या वाल्डेयर ने 1888 में क्रोमोसोम नाम दिया था? वॉन वेंडेन जो साइंटिस्ट थे, कौन से? वॉन वेंडेन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मुख्य रूप से 1887 में बताया कि क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। क्रोमोसोम की संख्या जैसे निश्चित होती, जैसे कि आप और हम लोगों में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इससे संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं। यदि घटेगी बढ़ेगी तो आनुवांशिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ेगा।
ये मुख्य रूप से किसका मानना था? वॉन वेंडेन साइंटिस्ट का मुख्य रूप से मानना था। इसके बाद बॉबेरी जो साइंटिस्ट थी, अभी जैसे मैंने बताया था प्रतिपादन किया, ये बॉबेरी साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1889 में, क्या बॉबेरी साइंटिस्ट ने 1889 में बताया कि आनुवांशिक गुणों का प्रभाव 1889 में बताया कि हेरिडिटी जो कैरेक्टर का फ्लो यानी प्रभाव, क्या फ्लो यानी प्रभाव किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा मुख्य रूप से होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा होता है, ऐसा बॉबेरी साइंटिस्ट का मानना था। 1889 में मुख्य रूप से उन्होंने बताया था कि हेरिडिटरी कैरेक्टर का फ्लो यानी प्रवाह मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा होता है, न्यूक्लियस के द्वारा मुख्य रूप से होता है। तो ये चीज मुख्य रूप से एक बात थी, क्रोमोसोमल थ्योरी में इनहेरिटेंस में महत्वपूर्ण सहायता की थी। अभी ये क्रोमोसोमल थ्योरी नहीं चल रही है, जो साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से हेल्प की थी, जिसके लिए सटन और बॉबेरी इंडिकेट हुए कि अब हमको मुख्य रूप से एक सिद्धांत दे देना चाहिए। मॉर्गन और स्टुटवार्ट एंड ब्रिजेस साइंटिस्ट के कारण मुख्य रूप से, जिससे कि इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, ये बातें उनमें हेल्प मुख्य रूप से कर रही हैं। सटन ने 1900 में, क्या सटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1900 में अर्धसूत्री विभाजन के समय, क्या 1900 में अर्धसूत्री विभाजन के समय बताया कि गुणसूत्रों के व्यवहार एवं मेंडेलियन कारक के स्थानांतरण के बीच जो संबंध की समानांतरता है, वह मुख्य रूप से आपके सटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इन सटन नामक वैज्ञानिक का मानना था कि ये जो गुणसूत्र है जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ले जाने का कार्य कर रहे हैं, और मेंडेलियन फैक्टर है, मेंडेलियन जो कारक हैं, उनमें मुख्य रूप से समांतरता व्यक्त होती है। ये कई जो बातें थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं चर्चा करता हूं। ये जो कई बातें जो कही गई थी वैज्ञानिकों के माध्यम से, इन बातों का वास्तविक तौर पर सटन और बेवेरी नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से फायदा लेकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किया था। और इन्हीं बातों का सहयोग लेकर, इन्हीं बातों की हेल्प लेकर, इन्हीं खोजों के माध्यम से मॉर्गन साइंटिस्ट जो थे, स्टुटवार्ट साइंटिस्ट थे और ब्रिजेस साइंटिस्ट थे, इन्होंने मुख्य रूप से क्रोमोसोमल थ्योरी को विस्तार पूर्वक मुख्य रूप से बता दिया। यानी कि मतलब ये कहा जाए, इस क्रोमोसोमल थ्योरी का मूल भाव क्या है? ये क्रोमोसोमल थ्योरी क्यों प्रतिपादित की गई थी? ये क्रोमोसोमल थ्योरी का जो मूल भाव होता है वह गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। तो मूल भाव लिख दीजिए यहां, मूल भाव। क्या इसका मूल भाव क्या है? किसका? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मूल भाव क्या है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों दिखाई दे रहा, आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं। स्वाभाविक है, देखिए कितनी अच्छी बात लिख दी गई कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं, उनको ले जाने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? क्रोमोसोम करता है। यानी कि कैरेक्टर, पेरेंट कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में, संतान में, संतति में पहुंचते हैं, वह किसके माध्यम से पहुंचते हैं? क्रोमोसोम्स के माध्यम से पहुंचते हैं, गुणसूत्र के माध्यम से मुख्य रूप से जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होते चले जाते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही गुणसूत्र हैं, यही क्रोमोसोम है जो कैरेक्टर को ले जाने का कार्य करते हैं। मेंडल ने इनको मुख्य रूप से उस समय कारक नाम कहा था। यानी कि सीधे सीधे कह दिया जा गया कैरियर। क्रोमोसोम को क्या नाम दे दिया गया? कैरियर। और किसके कैरियर? हेरिडिटरी कैरेक्टर के। किसके कैरियर है क्रोमोसोम? हेरिडिटरी कैरेक्टर के कैरियर कहलाते हैं ये क्रोमोसोम।
अब मूल भाव आपको पता चल चुका है कि गुणसूत्र का मूल भाव क्या था, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। क्या गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, यानी कि कैरियर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। कैरियर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर आर कॉल्ड क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम को ही मुख्य रूप से कॉल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इस थ्योरी के अनुसार मुख्य रूप से सटन और बेवेरी ने मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें कही, इन बातों, पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लिया। चलिए, कौन कौन सी बातें कही मैं अब इसको मिटालकर मुख्य रूप से बता रहा हूं। देखिए कौन कौन सी बातें क्रोमोसोमल थ्योरी में बताई गई थी सटन और बोवेरी के द्वारा। तो सबसे पहली मुख्य रूप से देखिए यहां तो मैं लिखे देता हूं जिससे आपको ध्यान बना रहेगा। क्या यहां मैं लिखे देता हूं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, वाहक होते हैं। किसके होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के। किसके होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के। के वाहक है, ठीक है। तो कैरियर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, हेरिडिटी कैरेक्टर के कैरियर हो गए सीधे सीधे। इसका थ्योरी का जो मूल भाव है, जो थ्योरी प्रतिपादित की गई थी, इस कारण से की गई थी। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए एक एक बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं जो सटन बॉवेरी ने प्रतिपादन किया था और मॉर्गन, स्टुडवार्ट एंड ब्रिजेस ने इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो सबसे पहली बात देखिए, चलिए लगभग 7-8 बातें आएंगी, तो कॉर्नर से लेकर मैं चल रहा हूं, तो ध्यान से देखते चलना और नोट डाउन करते चले सभी स्टूडेंट्स। गैमेट्स टू जनरेशन, गैमेट्स टू जनरेशन के बीच सेतु, सेतु समझ गए, यानी कि पुल, पुल का कार्य करते हैं। भाई नदी के ऊपर जो पुल पाया जाता है, उस किनारे पर पहुंचने के लिए इस किनारे पर तो जोड़ने का कार्य करता है। तो वही चीज है, यानी कि पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में पहुंच रहे हैं, वो किसके माध्यम से पहुंच रहे हैं, गैमेट्स के माध्यम से। क्या के माध्यम से पहुंच रहे हैं, गैमेट्स के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट मुख्य रूप से इनके द्वारा कहा गया था। अब गैमेट्स में ऐसा क्या पाया जाता है जिनके माध्यम से मुख्य रूप से ये सेतु का कार्य कर रहा है, विशेष तौर पर इसको अंडरलाइन कर लेना सेतु को। तो गैमेट्स गैमेट्स के केंद्रक यानी न्यूक्लियस, गैमेट्स के केंद्रक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर जायगोट युग्मनज बनाते हैं। यानी कि इस बात से सीधे हो गया कि गैमेट्स में जो केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वही क्रोमोसोम्स का सिर्फ मिलन होता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से
पेरेंट्स के लक्षण संतान में पहुंचते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, पेरेंट्स के लक्षण मुख्य रूप से संतान में पहुंचते हैं। तीसरी बात सुनिए, क्रोमोसोम कहां पाए गए, गैमेट्स के न्यूक्लियस में। कहां पाए जाते, गैमेट्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते, गैमेट्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, अर्थात आनुवांशिक गुण जोड़ी में पाए जाते हैं। आनुवांशिक गुण मुख्य रूप से जोड़ी में पाए जाते हैं। इनके जीन और कारक यहां लिख दिया जाए। अगला नंबर, हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी कैरेक्टर जो है किसमें पाए जाते, पेयर में। किसमें पाए जाते, पेयर में पाए जाते हैं। यानी कि पेयर में जो पाए जाते हैं तो इनके जीन जो होते हैं या कारक मेंडल के गुण सूत्र पर पाए जाते हैं। स्वाभाविक है, हेरिडिटी कैरेक्टर पेयर में पाए गए तो इनके जो जीन होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर किस में पाए जाते हैं, जीन में। तो जीन या कारक, मेंडल ने इनको कारक कहा था, तो वो वहां कहां पाए जाते, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से हुआ। देखिए, फिर इनके माध्यम से होता है जीवों में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि मुख्य रूप से मनुष्य में जो संख्या पाई जाती है वह कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, जैसे ह्यूमन की मैं सिर्फ लिखे देता हूं, 46 नंबर पाई जाती है क्रोमोसोम्स की। कितनी नंबर पाई जाती है, क्रोमोसोम्स की नंबर 46 पाई जाती है। जो लक्षणों के विकास में ये जो निश्चित संख्या होती है, ये क्या करती है, जो कैरेक्टर के डेवलपमेंट यानी विकास में सहायता करते हैं या भूमिका निभाते हैं। यदि इनकी, ये देख लीजिए ह्यूमन के 46 की ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यदि इनकी संख्या संरचना में परिवर्तन हो जाए, क्या, यदि इनकी संख्या व संरचना यानी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए तो कैरेक्टर भी प्रभावित होते हैं। कैरेक्टर भी मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। देखिए कितना मतलब बहुत अच्छा पॉइंट 5 नंबर का लिखा, जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। ये मैं आपको पूर्व में बताया था कि जैसे ह्यूमन में 46 है। यदि इन क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर और नंबर को परिवर्तित कर दिया जाए या परिवर्तन हो जाए म्यूटेशन के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण, तो निश्चित तौर पर पेरेंट्स के जो कैरेक्टर जो जनरेशन में जा रहे हैं, बच्चों में जा रहे हैं, तो उनके लक्षणों में निश्चित तौर पर कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा। ऐसा मुख्य रूप से क्रोमोसोमल थ्योरी में मुख्य रूप से बताया गया था। पहली चीज। अगला देखिए, डिप्लॉयड सेल्स में हमेशा क्रोमोसोम
हमेशा क्रोमोसोम व जीन भी लिख दूं, व जीन, या यहां से यहां तक कोष्टक, पेयर में पाए जाते हैं। डिप्लॉयड सेल्स जो होती हैं उनमें क्रोमोसोम मुख्य रूप से हमेशा कैसे पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। और गैमेट्स में दिखाई दे जाएगा, और गैमेट्स में ये संख्या आधी हो जाती है। यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन, टेस्टिस एंड ओवरी में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस दौरान मुख्य रूप से म्योसिस प्रोसेस होती है। तो डिप्लॉयड सेल्स, जर्म सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, पेयर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब जब मुख्य रूप से इसमें म्योसिस डिवीजन होता है, तो म्योसिस डिवीजन के दौरान गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन गैमेट्स में मुख्य रूप से इन क्रोमोसोम्स की संख्या जस्ट हाफ हो जाती है। कैसी हो जाती है? जस्ट हाफ हो जाती है। अर्थात इन सेल्स को हैप्लॉइड सेल्स के नाम से जाना जाता है। किस सेल्स के नाम से जाना जाता है? हैप्लॉइड सेल्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात लिख दिया जाए, अर्थात गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देख लीजिए 7 नंबर का पॉइंट, कि ये जो गैमेट्स हैं, क्या ये जो गैमेट्स हैं मेल एंड फीमेल, भाई पहले कैरेक्टर अलग अलग, तो अब इन गैमेट्स का मुख्य रूप से क्या होगा? फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां मैंने लिख दिया फर्टिलाइजेशन। तो जिसके फलस्वरूप एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, जिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। अर्थात ये कहा गया कि डिप्लॉयड से पहले हैप्लॉयड सेल्स बनी, यानी जिनको गैमेट्स कहा गया, और ये गैमेट्स ड्यू टू फर्टिलाइजेशन के दौरान इनका फ्यूजन हुआ। क्या हुआ? फ्यूजन यानी संयोजन हुआ, जिसके फलस्वरूप फिर से पुनः एक डिप्लॉयड सेल्स स्थापित हो गई, और उस डिप्लॉयड सेल्स को मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया? जाइगोट, यानी युग्मनज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पहली चीज तो मुख्य रूप से ये ध्यान में रख लें, क्या ये चीज मुख्य रूप से इनके द्वारा बताई गई थी। फिर ये देखिए लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम सच लाइक एक्स एंड वाई, एक्स अलग कलर से दूसरा मैं लिख देता हूं, एक्स एंड वाई द्वारा होता है। अब ये भाई क्या हुआ? मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा अगले जनरेशन में, क्या? तो यहां भी वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से प्रतिपादित कर दिया कि एक स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, या स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग एनिमल्स में किसी में एक्स नाम दिया गया, किसी में मुख्य रूप से वाई कहा गया। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं, यह मुख्य रूप से सेक्स का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं कि अगली पीढ़ी में मुख्य रूप से कौन सा सेक्स बनेगा। अर्थात ह्यूमन फीमेल और फीमेल की मैं बात करता हूं, तो मुख्य रूप से बताया जाता है कि फीमेल में जो गैमेट्स बनते हैं उनमें 100% गैमेट्स एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं,
उनमें जो गैमेट्स होते हैं वह मैं इस जगह देखिए थोड़ा सा मैं कर रहा हूं, इस जगह ये देखिए इस पार्ट में कि फीमेल में जो गैमेट्स बने वह गैमेट्स कैसे थे, एक्स क्रोमोसोम वाले 100% थे, जबकि मेल में बनते हैं 50% एक्स और 50% वाई क्रोमोसोम बनते हैं। अब स्वाभाविक है कि यदि एक्स से मिल गया तो फीमेल बन गई, क्या बन गई, फीमेल का निर्माण हुआ, और एक्स यदि वाई से मिला तो मुख्य रूप से किसका निर्माण हुआ, मेल का निर्माण हुआ। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से किसमें बताई गई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इन विभिन्न बातों का जिक्र सटन एंड बॉबेरी द्वारा मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया और मॉर्गन, ब्रिजेस एंड स्टुटवांट द्वारा मुख्य रूप से इसको विस्तार पूर्वक बताया गया था। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार मैं रिवाइज और करा दूंगा। चलिए देखिए मुख्य रूप से क्या था, मूल भाव जो था अपना किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कैरियर होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर के। हेरिडिटी कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ले जाने का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्रोमोसोम्स के द्वारा किया जाता है। इस वजह से क्रोमोसोम को कैरियर कहा गया। अंडरलाइन कर लीजिए जल्दी से, क्लियर, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात मतलब ये, आपने सबसे गैमेट्स टू जनरेशन के बीच सेतु यानी पुल का कार्य करते हैं। काय का, जो नदी का एक किनारा और दूसरे किनारों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा जो पुल बनाया जाता है, उस पुल की तरह यानी पेरेंट्स और बच्चे के कैरेक्टर जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है वह किसके द्वारा किया जा रहा है, गैमेट्स के माध्यम से किया। क्यों, क्योंकि मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट्स ही मिलकर एक जायगोट बनाते हैं। वही जायगोट माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर धीरे धीरे मुख्य एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और वही एम्ब्रियो क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी है। क्या, वही न्यूबॉर्न, यानी कि गैमेट्स ने सेतु का कार्य किया, गैमेट्स ने सेतु का कार्य किया। इसको सेतु वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, पुल को। दूसरा, गैमेट्स के केंद्रक आपस में मिलकर जायगोट युग्म नज जा रह गया था, युग्म नज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमेट्स के जो केंद्रक होते हैं, यानी गैमेट्स फ्यूज हुआ। गैमेट्स में क्या फ्यूज होता है, गैमेट्स में फ्यूज कि भाई मेल का गैमेट्स फीमेल के अंदर पहुंचा, वहां स्पर्म ने ओवा को फ्यूज किया, तो स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ केंद्रक अंदर जाता है फीमेल गैमेट्स के। क्या, तो स्वाभाविक है, इस वजह से लिख दिया केंद्रक आपस में मिलकर जायगोट या युग्मनज बनाते हैं, जायगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम गैमेट्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब बात हुई, बार बार क्रोमोसोमल थ्योरी कह रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम्स पाए कहां जाते हैं, ये क्रोमोसोम गैमेट्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उस न्यूक्लियस में मुख्य रूप से क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर पेयर में होते हैं, जीन कारक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो ये जो जीन या कारक होते हैं, कारक तो मेंडल थे, कारक किसने नाम दिया था, मेंडल ने नाम दिया था, और 1908 में जॉनसन ने क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया था। ये इन पर क्या पाए जाते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जो लक्षण होते हैं आनुवांशिक जो लक्षण है वो जीन पर के रूप में पाए जाते हैं, जीन पर पाए जाते हैं। और जीन कहां पर पाए जाते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर मुख्य रूप से ये जीन पाए जाते हैं। जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, फॉर एग्जाम्पल 46 ह्यूमन में क्या गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल निश्चित होती है मुख्य रूप से। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बता दिया गया, 46 मुख्य रूप से ह्यूमन में पाई जाती, ऐसा वॉन वेंडेन साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से बताया था। विषय ध्यान रख लेना, जो कैरेक्टर के डेवलपमेंट विकास में सहायता करते हैं, यदि इनकी संख्या, मतलब ये संख्या निश्चित है, यदि 46 ह्यूमन है, 46 या 45 रह जाए, यानी कि कुछ कैरेक्टर जो हेरिडिटी कैरेक्टर थे वह विलुप्त हो गए, या 46 की जगह मुख्य रूप से 47 हो जाए, यानी कि मुख्य रूप से कोई नया लक्षण डेवलप हो गया। क्या, कोई नया लक्षण डेवलप हो गया, तो कहा गया कि यदि क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या या स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से परिवर्तन कर दिया जाए तो अगली जो जनरेशन होगी उसका विकास प्रभावित होगा। अगली जनरेशन का जो विकास होगा वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, यानी लक्षण प्रभावित होंगे, विकास से मतलब लक्षण प्रभावित होंगे। ठीक,
फिर डिप्लॉयड सेल्स में हमेशा क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। क्या डिप्लॉयड सेल्स में क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं? पेयर में। तो स्वाभाविक है कि जर्म सेल्स जैसे टेस्टिज ओवरी की होती हैं वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती हैं। मेयोसिस डिवीजन के दौरान मुख्य रूप से ये सेल्स कैसे बनती हैं? इनको युग्मक कहा जाता है या गैमेट्स कहा जाता है। ये हैप्लॉयड होती है, यानी कि जस्ट हाफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? जस्ट हाफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। तो वही चीज लिखा है, डिप्लॉयड सेल्स में हमेशा क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं और गैमेट्स में संख्या हाफ हो जाती है, अर्थात गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। ये गैमेट्स मेल और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के दौरान जायगोट बनाते हैं। ठीक है, जायगोट के दौरान बेबी बन गया। अब फिर लास्ट में लिखाई है सेक्स डिटर्मिनेशन एक स्पेशल क्रोमोसोम्स के द्वारा होते हैं। इनको मुख्य रूप से ह्यूमन की बात कर लें तो एक्स एंड वाई के रूप में जाना जाता है। और उसी को यहाँ करके बताया गया कि फीमेल में 100% एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट्स पाए जाते हैं, जबकि मेल में 50% एक्स क्रोमोसोम वाले और 50% वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। ये फीमेल का एक्स यदि मेल के एक्स से मिला तो फीमेल का निर्माण हो गया। यदि फीमेल का गैमेट्स मेल स्पर्म के वाई से मिला, यानी स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम पाया जा रहा है? वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है, उससे मिला तो मुख्य रूप से एक मेल का निर्माण होता है। तो ये बहुत सारी बातें मुख्य रूप से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताई गई। एक बार पुनः सुन लें। प्रतिपादन सटन और बॉवेरी ने किया था, जबकि इसके बारे में डिटेल जानकारी जो दी गई थी वो मॉर्गन, ब्रजेस एंड स्टुडवांट ने मुख्य रूप से दी थी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।